हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश कुमार अग्रवाल आपके अपने चैनल इजी स्टडीपुर में आपका स्वागत है। कल लास्ट लास्ट लेक्चर में अपने लोगों ने उसके सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। मैंने सेल मेम्ब्रेन के जो मॉड्यूल है मतलब मॉडल्स जो दिए थे वैज्ञानिकों ने उनके बारे में मैंने कल आपको बताया था। आज अपने लोग उससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन का क्या कार्य होता है। तो अपने लोग हेडिंग डालते हैं सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के कार्य। तो जो कोशिका झिल्ली जो होती है और सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य होता है वो होता है कोशिका में पदार्थों का आवागमन। यहाँ आवागमन का मतलब है आदान प्रदान। मतलब कोशिका से कोशिका के अंदर आना पदार्थों का या कोशिका से बाहर जाना। वो जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन का बहुत योगदान होता है। अब अपने लोग पढ़ते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो अब आपने एक नाम सुना होगा डिफ्यूजन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं विसरण। काफी लोगों ने ये नाम सुना होगा विसरण। अब समझते हैं विसरण क्या होता है। इसकी अपने लोग नॉर्मल डेफिनेशन में आपको बताता हूं। पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसे विसरण कहते हैं। इसका पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। एक बार पहले अपने लोग डेफिनेशन लिखते हैं। पदार्थों या गैसों के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन को विसरण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझे आप। पदार्थों या गैसों के उच्च सांद्रता। अब समझने वाली बात यह है कि उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता का क्या मतलब है। इसको अपने लोग एक नॉर्मल वे में लेते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, उच्च का मतलब होता है ज्यादा और निम्न का मतलब कम। इसको ये मानो ये है ज्यादा और ये वाला क्या है, कम। तो मैंने आपको बताया उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता मतलब ज्यादा से कम की ओर। अब अपने लोग इत्र की बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। इत्र के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। इत्र में क्या होता है, मान लीजिए ये एक बड़ा कमरा है। ठीक है, कोई आदमी या पर्सन यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और इसके हाथ में यहाँ पे इसके पास इत्र है। ठीक है, इत्र जो होता है अपने लोग ये देखते हैं, जैसे ये यहाँ पे एक बोतल है इत्र की इसके पास, और इसने क्या किया, इसका ढक्कन जो है उसको हटा दिया। जैसे ये ढक्कन हटाता है उसके बाद जो इत्र जो होता है वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाता है। पहले जो इत्र की जो स्मेल जो होती है, या उसको अपने बोल सकते हैं खुशबू जो होती है, वो केवल और केवल सिर्फ यहाँ पर इस आदमी को ही
मतलब कि उसकी खुशबू आ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद में यदि यही आदमी यहाँ पे खड़ा होता है या कोई दूसरा आदमी, मान लीजिए ये गेट है, गेट से इसके अंदर एंटर होता है, तो यदि यहाँ पे भी यदि खड़ा होगा तो भी उसको इत्र की स्मेल सुनाई, इत्र की स्मेल जो आई, इत्र की जो खुशबू है या स्मेल जिसको बोलते हैं, वो आएगी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहाँ जब इत्र की बोतल यहाँ पे है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उसको भी उसकी स्मेल आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इत्र की जो स्मेल थी या खुशबू थी वो यहाँ से कहाँ, किसकी तरफ चली गई? इस दरवाजे की जो गेट है उस गेट की तरफ चली गई। वो कैसे हुआ मैं बताता हूं अब आपको। ये डेफिनेशन पढ़ो आप, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो अपने पास इत्र था, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता मतलब उसकी मात्रा, उच्च मतलब ज्यादा मात्रा, तो यहाँ पर क्या है, ज्यादा मात्रा थी उसकी। जैसे ही आपने उसको खोला तो ये क्या होता है, इत्र जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। गैस का ये गुण होता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जैसे ही आपने इसको खोला तो जो गैस जो थी यहाँ पे उसकी उच्च सांद्रता थी, लेकिन इस स्थिति में पहले यहाँ पर कोई भी गैस उपस्थित नहीं थी, मतलब कि यहाँ पे कोई इत्र उपस्थित नहीं था। तो इत्र क्या हुआ कि यहाँ से उच्च सांद्रता होने की वजह से ये निम्न सांद्रता की ओर क्या हो गया, चलने लगा। तो डेफिनेशन आप समझे कि क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, विसरण बोलते हैं। तो आप ये भाषा समझ गए कि विसरण किसको कहते हैं, तो उसमें कोई भी आपसे पूछे तो आप भाषा समझा सकते हो। और क्या देख लो एक बार, गैसों के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन को विसरण कहते हैं, इसको डिफ्यूजन इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये जो विसरण जो होता है, वो आप पूछोगे कि मैंने सेल मेम्ब्रेन के बाद में विसरण के बारे में आपको क्यों बताया। इसके पीछे रीजन ये है कि अभी अपने लोग ये जानने वाले हैं कि कैसे कोशिका मेम्ब्रेन से पदार्थों का आवागमन होता है, तो उसके लिए विसरण के बारे में जानना बहुत जरूरी था। क्योंकि जो कोशिका मेम्ब्रेन होती है इसमें जो आवागमन होता है वो विसरण के द्वारा ही होता है। अब अपने लोग यह पढ़ेंगे कि विसरण से कैसे कोशिका में पदार्थों का आवागमन होता है। तो मैं आपको तीन तरह के विसरण या डिफ्यूजन के बारे में बताऊंगा। अब जैसे मैं बताता हूं, अपने को हेडिंग क्या डालना है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा पदार्थों का आवागमन, या इसको बोल सकते हैं आदान प्रदान। अब ये तीन तरह का होता है। मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक और अच्छी डायग्रामेटिक भी बताऊंगा और कैसे कैसे क्या होता है, और इसको याद रखने का जो तरीका होता है वो दोनों तीनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें आता है सिंपल डिफ्यूजन, या क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण विसरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है इसमें सुसाध्य विसरण। ठीक है। और जो तीसरा और आखिरी ऑप्शन आता है उसको बोलते हैं एक्टिव, मतलब एक्टिव डिफ्यूजन, या इसको बोलते हैं सक्रिय विसरण। ठीक है। अब अपने लोग इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस होता है। काफी कंपटीशन एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं इन तीनों का डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस होता है इनमें। कोई भी आपको मल्टीपल क्वेश्चन बना के उसमें डेफिनेशन के रूप में भी दे सकते हैं, और ये कह सकते हैं डेफिनेशन सही है या नहीं है। तो मैं अब आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा। बताने से पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको समझने में सरल रहेगा। जैसे
ये अपने लोगों ने माना कि सेल मेम्ब्रेन है। एक साथ तीनों को ऐड कर रहा हूं मैं। कल मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कोई भी कोशिका है, कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली है, ठीक है। कोशिका झिल्ली का ये अपने लोगों ने हिस्सा लिया, मान लो ये वाला हिस्सा है, तो ये इसका कौन सा हिस्सा बताया था मैंने? ये बताया था आपको एक्सटर्नल बताया था। और ये अंदर वाला हिस्सा कौन सा था? इंटरनल। ठीक है। अब इसको माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे, इसी हिस्से को तो मैंने ऐसे ओपन करके इसको खोल दिया है, तो ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया अपना? एक्सटर्नल। और ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया? इंटरनल। जब अपने लोग इस सेल से इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये वाला एक्सटर्नल हिस्सा हो गया इसका, और ये वाला इसका इंटरनल हिस्सा हो गया। अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको कल बताया था कि दोनों के बीच में क्या होते हैं? लिपिड्स वगैरह होते हैं, तो जैसे उनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने लोग। ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाया, अब मैं बताऊंगा आपको क्या क्या कैसे कैसे। ये लोग आप समझ गए, ये एक्सटर्नल इंटरनल। अब एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको विसरण के बारे में बताया था। उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन जो होता है उसको विसरण कहते हैं। वैसे ही मान लो कोशिका के अंदर कोई पदार्थ है या अणु है, ठीक है, वो बाहर जाना चाहता है, तो उसकी गति कैसे होगी? मान लो ये पदार्थ या अणु है, ये सीधा ऐसा चला जाएगा। ये कैसा कैसे जाएगा वो बताता हूं मैं। मान लो कोई कोशिका है, उसके अंदर पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है। उसकी मात्रा क्या हो चुकी है? बहुत ज्यादा। यदि यहाँ पे मात्रा ज्यादा होगी तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? उसकी उच्च हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? उच्च सांद्रता। ये क्या हो गया? उच्च सांद्रता। ठीक है। अब यहां से अब डेफिनेशन पे चलते हैं। पदार्थों या गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। कोशिका के अंदर तो उस पदार्थ की सांद्रता बहुत ज्यादा है, लेकिन कोशिका के बाहर उसकी सांद्रता मतलब जितनी बाहर मतलब अंदर है उससे क्या है? कम है। तो ये नियम होता है विसरण के अंदर कि दोनों की तरफ की जो सांद्रता होती है उनको समान बनाना होता है। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ की जब सांद्रता उच्च है और यहाँ की निम्न है, तो ये जो उच्च सांद्रता से जो पदार्थ या गैस या अणु जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करेंगे? गमन करेंगे। तो ये अणु या पदार्थ जो यहाँ से चलेंगे वो कहाँ पे पहुंच जाएंगे? यहाँ पे। ये कंडीशन कौन सी है? निम्न सांद्रता वाली। ठीक है। तो अभी अणु या पदार्थ यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। तो अब इसका नाम से समझते हैं, साधारण या सिंपल डिफ्यूजन। एकदम सिंपल हुआ। यहाँ पे उच्च सांद्रता थी, यहाँ पे कोई सांद्रता नहीं थी या निम्न सांद्रता थी, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों या अणुओं का गमन हो गया। तो इसका क्या हो गया? ये हो गया साधारण विसरण। अब बात करते हैं अपने लोग सुसाध्य विसरण के अंदर। कल मैंने जो सिंगर और निकोलसन का मॉडल बनाया बताया था आपको, फ्लूइड मोजेक मॉडल, उसमें मैंने आपको कल ऐसी सी एक स्ट्रक्चर बनाई थी सेल मेम्ब्रेन की, और मैंने आपको इसके ये क्या होता है? ये होता है वाहक प्रोटीन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस।
ठीक है, क्या होता है वही चीज है, यहाँ पे क्या है उच्च सांद्रता है, उच्च सांद्रता है, और यहीं पे भी क्या है अणु है या कोई पदार्थ है। ठीक है, वो क्या करेगा यहाँ जब उच्च सांद्रता है तो इस बार क्या होगा, पहले तो क्या हुआ था नॉर्मली फास्फोलिपिड में से चले गए थे, इस बार जो अणु या पदार्थ जो होंगे वो किससे बाहर जाएंगे, वाहक प्रोटीन, जो इसके नाम से समझिए आप, वाहक प्रोटीन, वाहक मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, इसका वाहक नाम भी इसी वजह से पड़ा हुआ है क्योंकि ये पदार्थों के आवागमन में क्या बोलता है, सहायता प्रदान करता है। तो अब क्या होगा, जो अणु जो होंगे यहां से नहीं गुजरेंगे बल्कि वो इस प्रोटीन के अंदर से गुजरेंगे। बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जो फॉस्फोलिपिड के अंदर से नहीं गुजर सकते, इसलिए वो पदार्थ किसके जरिए गुजरते हैं, वाहक प्रोटीन के जरिए गुजरते हैं। तो ये जो ऐसा मतलब वाहक प्रोटीन के द्वारा उच्च सांद्रता से अणु या पदार्थों का निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर अणु या पदार्थों का पहुंचना या गमन जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, सुसाध्य विसरण। किसकी सहायता से, वाहक प्रोटीन की सहायता से, मतलब वाहक प्रोटीन की सहायता से अणु या पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होना क्या कहलाता है, सुसाध्य विसरण। अब ये हो गया कंप्लीट, ये अपने लोगों ने पहले साधारण विसरण किया, फिर अपने लोगों ने सुसाध्य विसरण किया, अब अपने लोग चलते हैं एक्टिव डिफ्यूजन की तरफ। इसके नाम से ही पता चलता है, एक्टिव का मतलब सक्रिय है, वो सक्रिय का मतलब कोई भी चीज सक्रिय कब होती है, जो वो एनर्जी का यूज करता है। अपने लोग जैसे कि खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खाने के बाद में अपने लोगों में एनर्जी आ जाता है, एनर्जी आने के बाद में लोग कोई कहते हैं कि अपने को कुछ काम करने चलना है तो चलो खाना खा के चलते हैं, जैसे नहीं बोलते खाना खा के चलते हैं। क्यों खाते हैं, खाना इसलिए खाते हैं कि खाने से अपने अपने शरीर में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज से अपने शरीर को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जब एनर्जी मिलेगी तो उसके जरिए क्या करेगा, अपने काम करने में अपने लोगों में फुर्ती आएगी। वैसे जो सक्रिय विसरण जो होता है वो भी उसी तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे पदार्थ जो होते हैं, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन होता है, दोनों में वही हुआ है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। लेकिन इसमें उल्टा होता है, एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन। तो इस बार जो अपने लोग लिखेंगे वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निम्न सांद्रता। ठीक है, ये क्या है, अणु या पदार्थ है। अब वही बात है, सिंपल डिफ्यूजन में सीधा हो सकता है पदार्थों का, सीधा कैसे होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो जाएगा। लेकिन काम तो मुश्किल यहाँ पे आ गया ना, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता कैसे होगा, तो वो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको मतलब रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने के लिए क्या होता है, अपने को कोई ना कोई चीज का फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, वो अपने आप मतलब यदि उसमें पेट्रोल डलाया हुआ है, स्टार्ट है, तो वो अपने आप चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसका, मतलब एक्सीलेटर वगैरह रेस वगैरह देने से। यदि उसमें पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया, तो क्या होता है, अपने लोगों को उसको धक्का देना पड़ता है। क्यों देना पड़ा, क्योंकि उसमें क्या पेट्रोल नहीं था, तो अपने आप उसमें इंजन, और इंजन से क्या एनर्जी नहीं बना, एनर्जी नहीं बना तो वो ऑटोमेटिक नहीं जा पाया। वैसे इसमें यही होता है कि निम्न सांद्रता से अपने को उच्च सांद्रता की ओर अब कोई सामान को भेजना है, तो उसमें क्या होगा, ये जो वाहक प्रोटीन जो होते हैं इसमें से जो अणु वो गुजरेगा और ये उच्च सांद्रता की ओर पहुंचेगा। कहां से पहुंचेगा, ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पहुंचेगा। लेकिन जब ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पहुंचेगा तब इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए है। वो इसको किस रूप में होती है, मैं आपको बताता हूं। एनर्जी जो होती है ह्यूमन बॉडी में वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। किस रूप में बताया मैंने आपको, एटीपी के रूप में संचित रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, दो तरह के नाम होते हैं, एक तो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, जो एटीपी का जो मुख्य ऊर्जा का जो रूप बोलते हैं उसको बोलते हैं एटीपी को।
तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में एनर्जी की तरह होता है। तो इसमें क्या होता है कि निम्न सांद्रता से जब उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है पदार्थ या अणु, तो वो क्या करता है, एनर्जी को यूज करता है कि उसको एनर्जी चाहिए। अपने जैसे गाड़ी को धक्का देंगे तो अपने शरीर से एनर्जी वेस्ट होगी या नहीं होगी, होगी, वैसे ही ये है। तो इसमें क्या होगा, जो एटीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मान लो एटीपी जो अपनी एनर्जी थी वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ, अपने को कुछ ऐड करना पड़ा, क्यों, इसमें अपने लोगों ने निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भेजा है। तो इसमें क्या हुआ, अपने लोगों ने एनर्जी को ऐड किया। अब मैंने तीनों के बारे में आपको बताया, सिंपल विश्लेषण, सिंपल डिफ्यूजन, सुसाध्य विश्लेषण और क्या बताया, एक्टिव डिफ्यूजन। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। अब एक बार मैं शॉर्ट में जल्दी से आपको बताता हूँ कैसे क्या है। सिंपल डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणु या पदार्थों का आवागमन हो जाता है। इसमें कोई आपके दिक्कत नहीं है, इसके नाम से समझो, अपने ट्रिक में याद रखना है। साधारण विश्लेषण में कुछ नहीं होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर भेजना है। फिर अपने लोग सुसाध्य विश्लेषण में चलते हैं। सुसाध्य विश्लेषण में जो पदार्थों का आवागमन होगा वो भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही होगा, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि जो आवागमन जो होगा वो किसके जरिए होगा, वाहक प्रोटीन के जरिए होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सुसाध्य विश्लेषण। अब 3 नंबर पॉइंट में चलते हैं, एक्टिव। एक्टिव का मतलब एक्टिव, जैसे ही नाम आप समझ जाओ कि वहां पे अपने को एनर्जी चाहिए, जहां पे एनर्जी चाहिए, किसी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, सुन लो, समझ लो कि वो काम कुछ ना कुछ क्या है, उल्टा करना है अपने को। अब जैसे ही मैंने बताया एक्टिव में जो होगा उसमें क्या होगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, पदार्थों को अब अपने को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भेजना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, इसमें एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होगा। एटीपी जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का, वो क्या, वो ह्यूमन बॉडी का एनर्जी वाला, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे की जब भी अपनी क्लास होगी, अपना लेक्चर होगा, तब इसके आगे के बारे में अपने लोग पढ़ेंगे। अब इजी स्टडी पूर की वीडियोज यदि आपको अच्छी लगती है, जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, और भी मेरे साथीगण हैं वो भी आपको लेक्चर्स देते हैं, यदि उनके लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हो। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।